हेलो स्टूडेंट, हम 10th क्लास का पॉलिटिकल का आपका थर्ड चैप्टर है लोकतंत्र और विविधता, उसके विषय में बात कर रहे हैं। आगे जो हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ जहाँ हम बात करें इसमें कि सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का कि सामाजिक विभाजन राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं, क्योंकि राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है। राजनीति का जो सामाजिक विभाजन है, जैसे हमने देखे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, जैसे भारत के अंदर सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जो धर्म रहे हैं के विषय में पहली नज़र में तो राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है कि समाज राजनीति के अंदर जब इनको शामिल कर दिया जाता है तो वास्तव में बहुत खतरनाक लगते हैं वो। और लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है। जैसे हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों के अंदर हम देखते हैं कि कोई एक पार्टी कुछ करना चाहती दूसरी करने नहीं देती, लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं धर्म के आधार के, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर। पूछो ही मत, हमारे देश का तो माहौल बहुत ही ख़राब है दूसरे देशों से, तो ऐसे आप समझ सकते हो। और इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है, फूट का शिकार हो सकता है। समाज में लोग आपस में लड़ सकते हैं, झगड़े हैं, बड़े दंगे हो सकते हैं, वो बातें यहाँ रहती है। अगर राजनीति दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे राजनीतिक विभाजन में बदल जाएगा। तो सामाजिक विभाजन है जो समाज में वो राजनीति के अंदर हमें देखने को मिलेगा, और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है, देश के टुकड़े हो सकते हैं, बंटवारा हो सकता है, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। वो बात यहाँ कहना चाहता है। कॉन्सेप्ट चलते हैं, अब हमारे एग्जाम्पल दर्शाए गए हैं, उनके ज़रिए समझाना चाहता है कि उन देशों का क्या हाल हुआ जिनमें सामाजिक विभाजनों को राजनीति का रूप दे दिया गया। उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण लें, यूरोपीय देश है, इंग्लैंड के साथ लगता हुआ क्षेत्र है, उसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा रहा है ये, और काफ़ी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव के गिरफ्त में रहा है। तो वहाँ ज़्यादा टकराव हुए हैं, जातीय हिंसा हुई है, वो बातें हैं। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई थी। ईसाइयों के विषय में बताया गया है कि आबादी है वो ईसाई रहे हैं, और ईसाई भी कौन से रहे हैं, क्योंकि यहाँ ईसाई धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। वह धर्म को दो प्रमुख प्रांतों में पूरी तरह बटी हुई है। यहाँ 53% आबादी है प्रोटेस्टेंट है, ज़्यादा संख्या में प्रोटेस्टेंट है। उत्तरी आयरलैंड के अंदर कितनी संख्या, शॉर्ट क्वेश्चंस की बात आ जाती है इसके अंदर। और कितने प्रतिशत कैथोलिक हैं उत्तरी आयरलैंड के अंदर? 44% है। कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां कर रही हैं। ये देखिए पार्टियां आ गई हैं यहाँ पे। जब पार्टियां शामिल हो जाती हैं तो समझ लेना कि खतरा है। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, और मुख्यतः कैथोलिक बहुल है, क्योंकि आयरलैंड है वहाँ कैथोलिक ज़्यादा रहते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ जो कैथोलिक रहे हैं, जो 44%, वो आयरलैंड में शामिल होना चाहते हैं। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनानिस्ट पार्टियाँ कर रही हैं। वहाँ नेशनलिस्ट पार्टी है, यहाँ यूनानिस्ट पार्टी है। इनका जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है, वो ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसे तो फिर आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड ही ख़त्म हो जाएगा। यूनानिस्ट और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं इंग्लैंड के। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्ट के बीच समझौता हुआ, क्योंकि यूनानिस्ट तो प्रोटेस्टेंटों के साथ ही है। जो उत्तरी आयरलैंड में शामिल होना, जो आयरलैंड के साथ शामिल होना चाहते हैं, उनके साथ उन्होंने समझौता करना पड़ा, जिसमें दोनों पक्षों के हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की गई। यहाँ पे यूगोस्लाविया की कहानी का ऐसा ही दुखद अंत नहीं हुआ। तो एक यूगोस्लाविया देश रहा है
जहां धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई भागों में बंट गया। यहाँ ये बंट नहीं पाए, इन्हें रोक दिया गया उस कूटनीतिक चालों के जरिए। ऐसे उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो लोग डरते हैं। यहाँ पे इस तरह के जो यहाँ में देखने को मिलते हैं, तो बातें यहाँ रखी गई हैं। आगे हम इसमें बात करते हैं। उनका मानना कि सर्वश्रेष्ठ तथ्य यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ही ना हो। समाज में विभाजन ही नहीं होना चाहिए, उसे राजनीति में अभिव्यक्त नहीं होना देना चाहिए। अगर विभाजन है तो राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए वो। तो सच्चाई है कि अगर राजनीति में विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की वजह से ऐसा हुआ है, लोगों की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे विभाजन राजनीतिक कल भी अख्तियार करते ही हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना और विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना बड़ा स्वाभाविक बात है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी ऐसे करती हैं। उन लोगों के बीच जाकर समुदाय को उचित प्रतिनिधि देने का प्रयास करना, विभिन्न समुदाय की उचित मांगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नीतियाँ बनाना, इसी कड़ी का हिस्सा रहा है। कुछ समुदायों को लाभ पहुँचाने की कोशिश की जाती है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच का प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसी तरह एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल के दूसरे मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी को वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान केंद्रित करती हैं और उसी के हित में राजनीति करती है हमेशा। सिर्फ हमारे देश में भी हमें जो क्या इस तरह का जो माहौल है वो धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है। आगे कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे 3 आयाम। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए। फिर बात करते हैं इस पर। धन्यवाद। तब तक आपका